हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं। वैसे तो डेली हम लोग मैथ ही पढ़ते थे, लेकिन आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। आज इंग्लिश पढ़ेंगे। और ये इंग्लिश का जो क्लास है ना, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो लोग बोलते हैं कि मेरे को इंग्लिश से डर लगता है। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यदि मेरा ये पूरा आज का इंग्लिश का ये पूरा वीडियो देख लिए ना, तो आज के बाद आपको डर लगना तो दूर की बात है, आज से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपको ये छोटा मोटा चीज तो आना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एबीसीडी तो आता ही होगा, आपको क ख से ग तक इंग्लिश में आता होगा, आपको ककारा इंग्लिश में आता होगा, आपको नाम वगैरह लिखने आता होगा। यदि ये सब नहीं आता है तो ये सब हम कैसे आपको याद करवा सकते हैं। आपको तो ये सब याद करना ही पड़ेगा। यदि आपको फिर भी याद नहीं है तो एक ककारा खरीद कर ये सब याद कर लीजिए घर में, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। 100% आपको समझ में आएगा। और आज मैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। एकदम जीरो जो होता है ना, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है, वहां से मैं इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूं। और 100% आपको समझ में आएगा। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आप देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को चर्चा करना है साउंड पे। साउंड के बाद चर्चा करना है लेटर पे। लेटर के बाद हमें चर्चा करना है वर्ड पे। वर्ड के बाद चर्चा करना है सेंटेंस पे। ठीक है, सबसे पहले साउंड पे, तब लेटर पे, तब वर्ड पे, तब सेंटेंस पे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सपोज कीजिए कि ये जीपी सर है। सपोज कीजिए कि ये कौन है, जीपी सर है। अब ये मेरा अभी का फिगर नहीं है। सपोज कीजिए कि मैं जब मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं सपोज कीजिए कि ऐसा ही था। ठीक है, आपके ऊपर नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको बुरा लग सकता है, इसलिए मैं अपने ऊपर बना रहा हूं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये जीपी सर है और जीपी सर का जब जन्म हुआ होगा, तो बताइए कि ये बोल रहे होंगे क्या उस समय? नहीं ना बोल रहे होंगे। उस समय सिर्फ इनके मुंह से रोना आ रहा होगा, सिर्फ रोने का आवाज आ रहा होगा और कुछ नहीं आ रहा होगा। इनको तो कुछ मम्मी पापा भी बोलने नहीं आ रहा होगा, सिर्फ रो रहे होंगे। और रोते वक्त इनके मुंह से जो आवाज आता है, उसी आवाज को ही हम लोग साउंड बोलते हैं। आपके आसपास में जितने गाड़ी वगैरह चल रहा है, मशीन वगैरह चल रहा है, जिस किसी का भी आवाज आ रहा है, पंखा का आवाज आना, टीवी कोई चला रहा है उसका आवाज आना, यही सब आवाज को ही हम लोग साउंड बोलते हैं। इन सभी ध्वनियों को क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। साउंड, मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेटर। तो लेटर के लिए कुछ हम आपको अलग समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एबीसीडी आपको आता होगा, तो एबीसीडी ए टू जेड आपका ये दोनों मतलब ए से लेकर जेड तक कितना होता है? तो 26 होता है। यहां पे मैं 26 लिख दिया। ए से लेकर जेड तक हमारा टोटल 26 होता है। ठीक है, और आपसे एक और बात बता दूं कि हम लोग किसी भी बच्चे से पूछते हैं क्या एबीसीडी आता है, ऐसे हम लोगों को कभी नहीं पूछना चाहिए। हम लोगों को एबीसीडी नहीं बोलना चाहिए। इसको हम लोग एबीसीडी नहीं बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक अलग गेम लेकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या चीज? क्रिकेट। क्रिकेट में कितना प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर होते हैं ना। और इन 11 प्लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। इस 11 प्लेयर को हम लोग एक टीम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो एबीसीडी पूरे 26 है ना, इन 26 को ही हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। इन 26 को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलते हैं।
यदि इसको हम लोग गलती से भी अल्फा अल्फा अल्फाबेट्स कर देंगे ना तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स के मतलब होता है लैंग्वेज। अल्फाबेट्स, इसी अल्फाबेट में हम लोग सिर्फ एस लगा देंगे तो हमारा लैंग्वेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। तो अल्फाबेट होता है। यदि आज के बाद आपको किसी भी छोटे बच्चे वगैरह से पूछना हो कि एबीसीडी आता है, तो एबीसीडी नहीं बोलेंगे, हम लोग पूछेंगे कि क्या बाबू तुम्हें अल्फाबेट आता है, क्या बोलेंगे कि आपको अल्फाबेट आता है। यदि उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तब आप बोलिए कि बाबू एबीसीडी को ही अल्फाबेट बोलते हैं। और यदि आप अल्फाबेट बोलकर उस किसी बच्चे से पूछेंगे और उस बच्चे को यदि नहीं मालूम होगा तो फर्स्ट की वो बच्चा सीख जाएगा कि एबीसीडी को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, और प्लस में आपको भी ये माइंड में एकदम याद होगा, सेट रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए आपको अल्फाबेट पूछना है, एबीसीडी नहीं पूछना है आज के बाद। इसके बाद आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि 11 प्लेयर है और इसमें से 11 इसमें खिलाड़ी हैं और इसमें से एक आदमी सपोज कीजिए कि जा रहा है पानी पीने, एक आदमी पानी पीने जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एक आदमी निकल के आया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज कीजिए कि देवरिया का कोई टीम है और उसमें से एक आदमी निकल के जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि देवरिया के टीम में से एक प्लेयर पानी पीने जा रहा है, एक प्लेयर। तो यहाँ पे ये एक आदमी जो इसमें से निकला ना उसे हम लोग प्लेयर बोले, क्या बोले? प्लेयर। लेकिन वही जब 11 आदमी का एक ग्रुप था तो उसे हम लोग क्या बोले? उसे हम लोग एक टीम बोले। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 26 आदमी का ग्रुप है तो इसे हम लोग अल्फाबेट बोले। लेकिन वही इसमें से कोई एक बाहर निकलेगा ना, सपोज कीजिए कि इसमें से पी एक बाहर निकल गया, एबीसीडी में से ही तो पी निकला है ना, तो इस पी को ही हम लोग लेटर बोलते हैं। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एबीसीडी में से पी निकलेगा तब भी लेटर होगा, नहीं, इसमें से कोई भी बाहर निकलेगा तो वो आपका लेटर कहाएगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पे एस भी बाहर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो टी भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी बाहर निकलेगा वो आपका लेटर ही कहाएगा। तो मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको लेटर भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट साउंड समझ में आ गया होगा, सेकंड आपको लेटर समझ में आ गया होगा। अब थर्ड में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो बाबू यहां से अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, इस क्रिकेट वाले सिस्टम को मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वर्ड समझना है। तो इसमें जितना मैं लेटर बताया ना कि इसमें से कोई भी एक बाहर निकल जाता है तो वो आपका लेटर कहलाता है। तो इसमें से अब एक नहीं, एक के साथ और 2-3 निकले तो वो आपका वर्ड कहलाता है। लेकिन वो जो एक ग्रुप बना के निकलेगा वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगलेस होगा तो वो आपका वर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं तीन लेटर निकाला, EAT, ईट, तो ये आपका क्या है? मीनिंगफुल है। ये आपका मीनिंगफुल है। और जब ये मीनिंगफुल है तो इसलिए आपका यह वर्ड होगा। इसलिए यह क्या होगा? यह वर्ड होगा, क्योंकि ईट का कुछ अर्थ निकल रहा है। ईट मतलब खाना होता है और इसलिए यह मीनिंगफुल है, और मीनिंगफुल है इसलिए ये वर्ड होगा। लेकिन वही हम इसी को ऐसे लिख दे कि TAE। अब बताइए कि क्या TAE किसी का होता है क्या? किसी भी हिंदी का इंग्लिश TAE होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये आपका मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये
ये मीनिंगलेस है। और जब ये मीनिंगलेस है मतलब ये अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसलिए यह आप यदि वर्ड आप चाहें तो इसे लिखकर ऐसे वर्ड लिखकर और ऐसे काट दीजिए, क्योंकि ये वर्ड नहीं होगा। यदि वर्ड होता तो इससे कुछ अर्थ निकल जाता ना, तो ये भी आपका वर्ड लेटर का समूह है, ये भी आपका लेटरों का समूह है, लेकिन ये लेटर का जो समूह है इससे कुछ अर्थ निकल रहा है। ईट मतलब खाना होता है, लेकिन यहाँ पे आपका TAE इससे कुछ, ये भी लेटर का समूह है परंतु इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको वर्ड भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे इसमें से आपका 2, 3, 4, 5 जैसे लेटर का ग्रुप निकल रहा है, और ऐसे आप चाहें तो मीनिंगफुल में और भी आप लिख सकते हैं। वर्ड में आप चाहें तो और कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान यहाँ पापा लिख दिया तो ये पापा से अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं पेन लिख दिया, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे बुक लिख दिया, तो इन सब से आपका निकल रहा है अर्थ कुछ ना कुछ, इसलिए ये सब आपका वर्ड है। समझ में आया? अब सेंटेंस, तो सेंटेंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे लेटर का ग्रुप मिल के बाहर निकल रहा है ना, और इससे कुछ अर्थ निकल रहा है, ऐसा ही वर्ड का ग्रुप मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बनाए और उस वर्ड के समूह से कुछ अर्थ निकले तो वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि राम इज गुड। अब देखिए यहाँ पे राम जो है ये आपका एक वर्ड है, क्यों? क्योंकि राम एक नाम है, इसलिए ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल वर्ड है। इज के मतलब है होता है, ये भी आपका एक वर्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे आई और एस लेटर का दो ग्रुप है, इसलिए ये भी आपका एक वर्ड है। और GOOD गुड मतलब अच्छा होता है, और ये भी आपका एक मीनिंगफुल वर्ड है। और ये तीनों को हम मिला रहे हैं ना, इन तीनों का एक ग्रुप बना रहे हैं, तो हो रहा है राम इज गुड। इसका मतलब इसका पूरा एक अर्थ निकला कि राम अच्छा है, तो इसलिए यह आपका सेंटेंस होगा। समझ में आया? लेकिन वही इसको हम ऐसे लिख दें, गुड राम इज, गुड राम इज। अब बताइए कि इससे आपका ये मीनिंगफुल ये सेंटेंस है क्या? ऐसा ग्रामर बोलता है कि पहले आप एडजेक्टिव लिख दीजिए, उसके बाद नाम लिखिए, उसके बाद इज लिखिए? ऐसा नहीं बोलता, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस है, क्योंकि इससे कुछ अर्थ निकल रहा है। समझ में आया? तो इसी के साथ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि साउंड, लेटर, वर्ड और सेंटेंस में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूं, और इतना आप कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? और जो भी हम पढ़ाए उसको कोशिश कीजिए याद करने का, कैसे बन रहा है, कैसे क्या है, अपने दिमाग में सेट कीजिए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।